अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो टॉपिक है NFPA 20 स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेशनरी पंप फॉर फायर प्रोटेक्शन। इसका हम आज बेसिक इंट्रोडक्शन करवाएंगे फायर पंप के हवाले से और NFPA स्टैंडर्ड जो है 20 को मद्देनज़र रखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करा दूं। मेरा नाम शहबाज अली ख़ान है। एज ए मैं इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ, ट्रेनर वगैरह, और मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी है PS CFI1 CFI2 NFP UAE और ग्रेजुएट मेंबर हूँ इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियरिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम कोड पढ़ रहे हैं उसका हमें पर्पस एंड स्कोप पता होना चाहिए कि इसका पर्पस और स्कोप क्या है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो इसका पर्पस है, इंश्योर द प्रॉपर डिजाइन इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द स्टेशनरी फायर पंप यूज्ड इन द फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। मतलब ये जो कोड है इसका मतलब क्या है, बेसिक प्रॉपर डिजाइन ये बताता है इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और उसका ऑपरेशन का जो पूरा प्रोसीजर है, स्टेशनरी जो पंप है वो किस तरह ऑपरेट होगा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में, वो सारा इसमें बताया गया कोड को। नेक्स्ट हमें ये प्रोवाइड गाइडलाइंस देता है डेट इंश्योर दैट पंप विल ऑपरेट रिलायबली ड्यूरिंग फायर केस इन इमरजेंसी। कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो हमें ये गाइड करता है, ये जो स्टैंडर्ड है कि प्रॉपर गाइड करता है कि पंप कैसे ऑपरेट होता है। अच्छा, इसको मेन जो मकसद क्या है इसका, प्रोटेक्ट इंस्टॉल करने का, प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लाइफ सेव करता है और देन प्रॉपर्टी बाय मेंटेनिंग अ consistent and effective fire water supply. नेक्स्ट है जी, इट कवर्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द सिलेक्शन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेन ऑफ स्टेशन। ये जो स्टैंडर्ड है ये हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट बताता है कि आपने सिलेक्ट करनी है इंस्टॉलेशन में और मेंटेनेंस में ऑफ स्टेशनरी फायर पंप। अच्छा जी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फायर पंप की टाइप्स कितनी हैं, कितनी तरह के फायर पंप्स होते हैं। पहले नंबर पे आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, वर्टिकल टरबाइन। इसकी मैं आपको अभी पिक्चर भी दिखाऊंगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। और चौथे नंबर पे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस इन लाइन एंड सेक्शन वर्टिकल लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये आपने देखे होंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप इस तरह के होते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा वर्टिकल टरबाइन, जो वर्टिकल शेप में होगा, वर्टिकल टरबाइन, ये ऐसे होते हैं। ये बेसिकली हम इनिशियल इंट्रोडक्शन पार्ट 1 कर रहे हैं, तो आगे जो डिटेल की वीडियो वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आगे हम उसके बाद आगे मूव करेंगे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ये भी हो गया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट स्प्लिट केस जो होता है ये भी आपने देखा होगा। अच्छा, पॉजिटिव और सेंट्रीफ्यूगल, आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल में इम्पेलर और कैसिंग होती है, और इसमें क्या है कि ये जो पानी है वो क्या करता है, ये बेसिकली टैंक से लेता है, सक्शन टैंक से, और ये क्या पॉन्ड्स वगैरह, लेक्स वगैरह से लेने के लिए जब हम यूज़ करते हैं ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर। ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में यूज़ होते हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई का मसला होता है, कोई टैंक नहीं होते या इस तरह कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है जी पंप ड्राइवर्स। पंप ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पता ही है आपको, 3 तरह के पंप हैं, इलेक्ट्रिक और जो कि इलेक्ट्रिक और डीजल। तो ड्राइवर जो होंगे वो 2 ही होंगे, इलेक्ट्रिक हो गया और डीजल हो गया। और इसके बाद तीसरा जो होगा स्टीम टरबाइन ड्राइवर्स, ये रेयर केसेस में होते हैं। ये स्टीम टरबाइन ड्राइवर्स का मैं आगे डिस्कस करेंगे, एक डिटेल वीडियो होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट फायर पंप रिक्वायरमेंट। फायर पंप की रिक्वायरमेंट क्या है, जो फायर पंप जहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन कराना हो वो डेडिकेटेड हो। फायर पंप जो रूम है वो सिर्फ फायर पंप के लिए रूम डेडिकेटेड हो, और
प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लडिंग, मतलब वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई फ्लडिंग आ जाए या कोई एरिया जहाँ वहाँ पे फ्लड आ जाए तो वो प्रोटेक्शन हो, मतलब वहाँ पे सेफ हो इन केस ऑफ इमरजेंसी में। हीटिंग एंड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट, हीटिंग एंड वेंटिलेशन वहाँ पे कॉमन हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए क्योंकि जब डीजल इंजन स्टार्ट होता है तो उसमें हीट बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। एक्सेस एंड क्लियरेंस, मतलब ऐसी जगह पे पंप हो इन केस ऑफ इमरजेंसी को वो इजीली एक्सेसिबल हो और क्लियरेंस हो, मतलब क्लियर कोई रास्ते में रुकावट ना हो, प्रोटेक्शन हो और जो रूम हो वो फायर प्रोटेक्टेड हो, मतलब वो इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं भी फायर केस हो जाता है तो वो जो फायर पंप रूम है वो एक तो प्रोटेक्टेड हो, फायर प्रोटेक्टेड, और दूसरा वो क्लियर एक्सेस हो कि बंदा इन इमरजेंसी केस में वहां पे जा सके और कोई जरूरत होती है ऑपरेशनल की तो वहां से ऑपरेट कर सके। अच्छा जी, वाटर सप्लाई रिक्वायरमेंट क्या होती है? वाटर सप्लाई में फायर पंप के लिए वाटर उसके लिए क्या होता है कि रिलायबल हो और सफिशेंट कैपेसिटी हो, और सोर्सेज क्या क्या हैं वो आपको पता होगा, सिटी मेंस टैंक्स रेजर्वायर, ये जो टैंक्स वगैरह बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड भी होते हैं, और उसके बाद सक्शन पाइपिंग डिज़ाइन, ये सक्शन पाइपिंग डिज़ाइन भी वाटर सप्लाई रिक्वायरमेंट में आता है, उसमें पाइपिंग वगैरह किस तरह डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू NFPA 20 को मद्देनजर रखेंगे। उसके बाद कंट्रोलर, ये आपने कॉमन देखे होंगे, ये जो भी स्टैंडर्ड लिस्टेड FMUL जो भी पंप होगी ये कंट्रोलर है। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे पार्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। लिस्टेड फायर पंप कंट्रोलर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है जो कंप्लाइंस करें अकॉर्डिंग टू NFPA 20 को। पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट क्या होती हैं वो इसमें पावर कंट्रोलर में जो रिक्वायरमेंट है वो जो NFPA 70 को मद्देनजर रखते हुए, को मद्देनजर रखते हुए कंट्रोलर को पावर सप्लाई करें। ट्रांसफर स्विचेस भी होते हैं फॉर बैकअप के लिए, ये भी पावर इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर में होते हैं। अच्छा जी, डीजल इंजन रिक्वायरमेंट, डीजल इंजन रिक्वायरमेंट आपको पता ही है, डीजल इंजन में आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल सप्लाई एंड स्टोरेज, ये आपने डीजल टैंक देखा होगा। डीजल इंजन रिक्वायरमेंट पहले जो नंबर पे आता है वो फ्यूल सप्लाई एंड स्टोरेज, वहाँ पे जो टैंक हो वो इस तरह का लिस्टेड हो और एज पर NFPA स्टैंडर्ड हो, और उसकी जो फ्यूल सप्लाई एंड स्टोरेज है वो आपको पता है कि मिनिमम 2/3 जो होता है फ्यूल वो होना चाहिए इन केस ऑफ ऑपरेशनल में। और दूसरे नंबर पे है जो आपने देखा होगा एग्जॉस्ट, ये डीजल इंजन में एग्जॉस्ट एंड वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जब फायर पंप चल रहा होता है तो एग्जॉस्ट एंड वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा, और जो एग्जॉस्ट जो सिस्टम है ये इसका बाहर हो प्रॉपर हो, को डिज़ाइन हो NFPA 20 को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा जी, टेस्टिंग, टेस्टिंग पे थे हम। जी, एक्सेप्टिंग टेस्ट है, जब आप इंस्टॉलेशन पंप कर लेते हैं तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, उसके बाद फिर फ्लो टेस्टिंग होती है, प्रेशर रीडिंग नोट की जाती हैं, उसके बाद रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस का प्रोसेस चलता रहता है, जैसे ही कोई इंस्टॉलेशन हो जाती है उसके बाद रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अच्छा जी, की सेफ्टी कंसिडरेशन जो आपने मद्देनजर रखना है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड मिटिगेशन, ये आप लोगों ने लाजमी करते रहना है, मतलब इलेक्ट्रिकल कोई हैजर्ड मिटिगेशन फायर पंप इंस्टॉलेशन के दरमियान आ रहा है तो उसको आपने मिटिगेट करना है। डीजल फ्यूल स्टोरेज को आपने कंप्लायंस करना है, मतलब मैंने बताया जिस तरह पहले बताया आपको कि 2/3 जो है फ्यूल स्टोरेज वो होना चाहिए डीजल टैंक में हर टाइम। वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट, जिस तरह मैंने ऑलरेडी बताया कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो और एग्जॉस्ट प्रॉपर हो फायर पंप रूम में। उसके बाद ऑडिबल एंड विजुअल अलार्म फॉर फायर कंडीशन, अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो वहाँ पे वो ऑडिबल अलार्म एंड फॉल्ट वो जाहिर कर रहे हो।
अच्छा जी, इंस्टॉलेशन में कॉमन एरर क्या होता है जब आप पंप इंस्टॉल कर रहे होते हैं? प्रॉपर अलाइनमेंट, वो उसकी पाइपिंग की जो अलाइनमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं होती, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती। इसको हमने स्टैंडर्ड के मुताबिक करना है। इन एडिक्यूट पावर सप्लाई, पावर सप्लाई पूरी नहीं हो रही होती, मतलब आपने बैटरी चेक नहीं की तो उसकी वोल्टेज जो है वो पूरी नहीं आ रही, इसके लिए पावर सप्लाई को लाजमी चेक करना है। उसके बाद वेंटिलेशन, वेंटिलेशन जिस तरह मैंने बताया कि फायर पंप के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट सिस्टम और वेंटिलेशन सिस्टम हो। इनकरेक्ट पाइपिंग कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई इनकरेक्ट पाइपिंग आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो उसकी डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन पे भी एक सवाल उठा देगा। अच्छा जी, ये चीज़ें जो कंप्लायंस करनी है एंड इंस्पेक्शन, रोल ऑफ एच जी, उनका क्या रोल है? वो जो होता है वो स्टैंडर्ड को कंप्लायंस करते हैं। एच जी जो आके, जो आपने जो इंस्टॉलेशन की है वो एज पर NFPA स्टैंडर्ड को मद्देनज़र किया और लोकल कोड्स को मद्देनज़र किया हुआ, उसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस होनी चाहिए। उसके बाद रेगुलर जो इंस्पेक्शन है वो आपकी प्रॉपर परफॉर्म होनी चाहिए, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। मंथली आपने इंस्पेक्शन की हैं, उसके बाद वो पूरे साल का जब एनुअली टेस्टिंग होगी तो वो पूरा एक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका ITM का। अच्छा, जो कुछ रिसेंट चेंज NFP 20 में आए हैं, अगर वो आए हैं तो वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो हाईलाइट की अपडेट्स इन द लेटेस्ट एडिशन जो भी आए। न्यू टेक्निकल क्लैरिफिकेशन और डेफिनेशंस कुछ चाहिए वो आप कर सकते हैं। रिवीजन टू टेस्टिंग इंस्टॉलेशन, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, टेस्टिंग इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या है। अच्छा जी, ये जो कोड्स है विद कुछ कोड्स के साथ इंटीग्रेटेड भी हुआ है। आपको पता है कि NFPA जो 20 है वो वन स्प्रिंकल सिस्टम के साथ भी है, कनेक्टेड है, क्योंकि फायर पंप का जो तल्लक है NFP 13 के साथ भी है, क्योंकि स्प्रिंकल जब चलेंगे तो वो ज़ाहिर पंप होगा तो उसके साथ वो चलेंगे। उसके बाद NFP 25 मेंटेनेंस जो होगी वो उसकी NFP 25 को मद्देनज़र रखते हुए की जाएगी। उसके बाद बिल्डिंग एंड फायर कोड्स, जो लोकल कोड्स हैं, बिल्डिंग कोड्स और इंटरनेशनल जो फायर कोड है उसको इंटीग्रेटेड किया जाता है इस कोड में। उसके बाद इंश्योरेंस और AHG, जैसे मैंने बताया कि उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इंटीग्रेट हो ये कोर्स। अच्छा, इस समरी क्या आप लोगों ने सीखा बेसिक इंट्रोडक्शन में? उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ 20 जो कंप्लायंस है उसको आपने इम्पोर्टेंस देनी है। उसके बाद डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन, ये आपका प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू NFPA स्टैंडर्ड। जी, आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा जो बेसिक दूसरी जो वीडियोस हैं वो भी बनाऊंगा। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द साइन ऑफ